एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि GSSB की तरफ से जो है वो TGT के लिए जो नोटिफिकेशन है और उसके जो फॉर्म्स हैं वो जुलाई मंथ से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन और टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से हमें एक आइडिया होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन में जो है वो मैं आपको नेचुरल साइंसेस में केमिस्ट्री और EVS से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे उन सबको जो है वो डिटेल में स्टडी करवाऊंगी। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है। ये लास्ट ईयर का जो है वो क्वेश्चन पेपर है जिसमें वो कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें with P for proton and N for neutron, the nuclear forces have strength in the order। आप सभी को पता है एटम में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको एक साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ उनको बाइंड करके रखने का जो है वो काम करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स है, चाहे न्यूट्रॉन्स है, चाहे न्यूक्लियस है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। और ये क्या होती है? शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं having the value 10⁻⁻50। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि कहाँ पे वो फोर्सेस जो है वो देखने को मिलती हैं, क्या वो लेस देन होती हैं या फिर वो इक्वल ही होती हैं एक दूसरे के। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कि उसमें क्या है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो है वो सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन डी। अब अगर मैं डिटेल में स्टडी करवाऊं तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स होती है 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज द फर्मी में जो है इसकी रेंज एग्जिस्ट करती है। ये जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो है ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। और ये फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के ऊपर क्या कर जाती है? डोमिनेट कर जाती है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज सेम बिटवीन एनी ऑफ द टू न्यूक्लियॉन्स। और क्या है? ये टू न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सेम देखने को मिलती है। नाउ अगर मैं न्यूक्लियर फोर्सेस की बाकी की फोर्सेस की बात करूं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो 1 होती है, रेंज जो होती है वो इनफाइनाइट देखने को मिलती है और ये सारे पार्टिकल्स के बीच में जो है वो एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही मैं आगे बात करूं वीक न्यूक्लियर फोर्स की, देन द पावर इज 10⁻24। दिस इज आल्सो द वेरी शॉर्ट विद इन न्यूक्लियर साइज। 10⁻⁻15 मीटर जो है वो इसकी रेंज देखने को मिलती है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करूं देन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इज 10⁻36। रेंज जो है वो इनफाइनाइट तक जाती है। चार्ज पार्टिकल्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की जो वैल्यू है दैट इज 10⁻38। वेरी शॉर्ट है 10⁻⁻15 मीटर और न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो है वो ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, and that is due to the dominating power of the nuclear forces। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो आपको सेम देखने को मिलती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ बीम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई have identical de Broglie wavelength, then they have velocity ratio 4, kinetic ratio 2, moment of inertia या moment ratio, या फिर इसे ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे momentum ratio हो सकता है, momentum ratio half या फिर none of the above। अब de Broglie wavelength की इक्वेशन क्या होती है? lambda is equals to h by p, और p को हम क्या लिखते हैं? h by m, v से जो है वो हम उसे डिनोट करते हैं। सो अगर मैं इसके नॉर्मल आंसर की बात करूं देन द आंसर इज ऑप्शन ए, कि उसकी जो वेलोसिटी रेशियो है वो 4 देखने को मिलती है। बट पहले इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। वो कहता है कि जो डी ब्रोगली मैटर है वो क्या होता है? ड्यूल नेचर ऑफ वेव पार्टिकल है। ड्यूल नेचर ऑफ वेव पार्टिकल का मतलब है कि एक पार्टिकल जो है एज द लाइट और एज द वेव पार्टिकल जो है वो दोनों फॉर्म में जो है वो बिहेव करता है।
and the wave associated with each moving particle is known as the matter wave और de Broglie wavelength का जो फॉर्मूला है that is lambda is equals to h by p, that is equals to h by mv, where m is the mass and v is the velocity, h is the Planck's constant having the value 6.634 into 10 raised to power minus 34 joule per second. So this is all about the de Broglie wave nature, that is the dual nature of the particle जो वो यहाँ पे देखने को मिलता है as a wave और as a light particle जो है वो exist करता है. और अगर मैं एक सॉल्यूशन की बात करूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज व्हाट लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv, तो वो कहता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन mp इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, सेम होते हैं. सो दैट इज व्हाई mp इज इक्वल्स टू mn. हीलियम एटम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके पास 2 हीलियम 4 जो है वो एग्जिस्ट करता है. जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके जो है वो निकाला जा सकता है. तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए. न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएंगे 4 - 2 दैट इज 2. दैट इज व्हाई ही सेड अ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 प्रोटॉन्स के इक्वल हो जाएगा. दोनों की जो वेवलेंथ है वो सेम है. और ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के केस में, देन लैम्डा p इज इक्वल टू h by mp upon vp, और ऐसे ही हीलियम के केस में हो जाएगा. बट हीलियम के केस में था कि 4 मास ऑफ प्रोटॉन था, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे प्रोटॉन और हीलियम एटम को, तो वहां पे आपको 4 जो है वो देखने को मिलेगा. दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन ए, कि वहां पे वेलोसिटी रेशियो जो है वो 4 देखने को मिलती है. क्लियर है ये बात? यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन. अगर आपको ये इक्वेशन पता है, अब वहां पे वैल्यूज पुट करोगे और आराम से जो है वो क्वेश्चन आपका निकल जाएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट है द डायामैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम अराइजेस ड्यू टू. सबसे पहले अगर मैं डायामैग्नेटिक की बात करूं तो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक 2 ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जिनका काम होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करना. अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो डायामैग्नेटिक कब होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं, कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो रिपेल करते हैं उस चीज को, और वहां पे कोई भी कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऑर्बिटल्स क्या है, फुली फिल्ड है, वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे डायामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है. अब जो डायामैग्नेटिज्म है वो क्या कहता है, डायामैग्नेटिक रिपेल्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता है, और हमें पता है कि कोई भी डायमैग्नेटिज्म ऑफ एटम है वो 2 चीजों की वजह से होती है. उसमें 2 चीजें होती हैं, या तो ऑर्बिटल होता है या तो स्पिन होता है. ठीक है, मोशन ऑफ द प्रोटॉन्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, डाइपोल मोमेंट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर. बट अगर मैं सिर्फ डायमैग्नेटिज्म की बात करती हूँ, देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द orbital motion of the electrons. That is why option A is the right answer. Orbital motion of the electrons आएगा यहाँ पे. ठीक है, सो डायमैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डायमैग्नेटिज्म जो है वो देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द न्यूक्लियस. स्पिन मोशन भी होगी इलेक्ट्रॉन्स की. स्पिन मोशन का मतलब क्या है कि या तो +½ में एग्जिस्ट करेगा या तो -½ में, और साथ में ऑर्बिटल मोशन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट होती है यहाँ पे, जिससे हमें डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है. और कोई भी एटम है उसके अराउंड जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो लूप्स में और ऑर्बिटल्स में जो है वो रिवॉल्व करते हैं. इन एडिशन टू ऑर्बिटल मोशन एंड इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, स्पिन भी होता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा. और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, सम ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, सम ऑफ इट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड द स्पिन motion. और charge particle at rest do not produce the electric field. So this is all about the diamagnetic property. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The particles that make up lattices of the van der Waals is van der Waals crystals, ionic crystals and covalent crystals are respectively. तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं तो वहां पे किस टाइप के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है किसका यूज किया जाएगा, आयनिक क्रिस्टल्स में किसका यूज किया जाएगा और कोवलेंट क्रिस्टल्स में किसका यूज किया जाएगा. तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. आयनिक क्रिस्टल का मतलब क्या है कि वहां पे जो है वो आयंस प्रेजेंट होंगे,
कोवलेंट का मतलब क्या है, वहां पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है, जब आपकी शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जहां पे देखने को मिलता है वहां पे एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप वैन डेर वाल्स क्रिस्टल्स की बात करते हो तो वहां पे जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक देखो Cl2 हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया। यहाँ पे क्या है, जहां पे भी आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे वहां पे वैन डेर वाल्स सिंपल क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जो वैन डेर वाल्स क्रिस्टल्स हैं वहां पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, आयनिक क्रिस्टल में आयन्स प्रेजेंट होंगे और कोवलेंट क्रिस्टल्स में जो है वो एटम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि तभी वहां पे शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और वहां पे एटम्स की फॉर्मेशन होगी और वहां पे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ एन एटम व्हेन इट एमिट्स एन एक्स-रे फोटो, lambda is equals to 1 angstrom, this is 1 angstrom, and to that when it emits a photon of visible light of wavelength 5000 angstrom। रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में सभी ने पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम की प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है ये। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एज वेल ऑल्सो। वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसके फॉर्मूला की एक बात करूं या पहले सिंपल रिकॉइल वेलोसिटी की बात करूं तो वो कहता है व्हेनेवर लाइट एनर्जी पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी एट रेस्ट, रिलीजिंग बॉडी पुश्ड बैकवर्ड्स कॉल्ड द रिकॉइल इफेक्ट एज कंपेयर टू द रिकॉइल गन के बारे में भी सभी ने पढ़ा हुआ है कि जब आप गन शूट करते हो तो आपका जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं रिकॉइल इफेक्ट। एंड दिस इज ट्रू फॉर द absorption of high energy particle, it depends upon the linear momentum and if अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता है ना, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई सी, जहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट है, वी आर क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी है, एंड द नेगेटिव साइन शो दैट इट्स डायरेक्शन इज व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो देखने को मिलती है। सो रिकॉइल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज व्हाट एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। और यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो वहां पे आपको 1 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम दो वैल्यूज दे रखी थी, एंड जस्ट सिर्फ एक फॉर्मूला दैट इज E इज इक्वल्स टू xc बाय लैम्डा। तो वहां पे E1 में क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह 1 पुट कर दो, E2 की जगह जो है 5000, दोनों को क्या कर दो, क्योंकि रेशियो पूछी थी E1 बाय E2, तो ये बन जाएगा hc बाय 1 इंटू 5000 बाय hc, hc से hc कैंसिल, 5000 अपॉन 1, दैट इज द रेशियो इज 5000 रेशियो 1 जो है वो आपको आंसर देखने को मिलेगा। दैट इज बाय ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिर्फ आपको इतना याद रखना था, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह दोनों की वैल्यूज पुट करो, E1 बाय E2 की रेशियो निकालो और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके पास the ionization enthalpy of hydrogen atom is 1.312 into 10 raised to power 6 mole inverse the energy required to excite the electron in an atom from level n is equals to 1 to n is equals to 2 is। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो भी एनर्जी हमें चाहिए एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो लार्ज शेल में एंटर करते हैं उसे निकालने के लिए, मतलब लार्ज शेल में जो इलेक्ट्रॉन आपका है उसे बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट loosely bounded electron from an atom is known as the ionization enthalpy। अब वहां पे ये क्या कह रहा है कि एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी आपकी 1312 और फर्स्ट में मतलब कि n स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर, और E2 में क्या आ जाएगा 1312, क्योंकि n1 to n2 जा रहा है अब, तो 2 का स्क्वायर, मतलब जब आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे कुछ इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो है वो कुछ 382 के अराउंड जो है वो वैल्यू देखने को मिलेगी। और जब आप E2 माइनस E1 जो है वो यहाँ पे करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट 9.84 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 जूल मोल इनवर्स जो है वो देखने को मिलेगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन की E1 की वैल्यू कितनी थी -312 और एनर्जी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने थे, माइनस जो है वो यहाँ पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो देखने को मिलती है। सो 328 E2 माइनस E1 करोगे तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 984 किलो जूल पर मोल जो है वो आपको यहाँ पे एनर्जी जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन सिस्टम वेयर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, the volume is suddenly reduced to half its value by increasing the pressure on it.
if the reaction is first order with respect to oxygen and second order with respect to NO, then the rate of reaction will, तो आपका rate of reaction क्या होगा? बहुत easy question है। देखो जब भी हम rate of reaction लिखते हैं ना, तो rate of reaction क्या होता है? rate constant के product of the molar concentration of the reactant। जैसे अगर मैं इसके rate की बात करूँ तो उसका rate बन जाएगा rate is equals to K, next है आपके पास NO का square and next है आपके पास O2। लेकिन जब आप यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन की वो बात कर रहा है, कंसंट्रेशन क्या होता है? N/V होता है, और वो कह रहा है कि द वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस टू हाफ। अगर आपका वॉल्यूम जो है वो 1/2 हो जाएगा तो आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यहां तक तो समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद वो कहता है इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, दैट मीन्स कि ये बन जाएगा रेट इज इक्वल्स टू K टू NO, क्योंकि वो सेकेंड ऑर्डर हो गया था और यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन क्या था आपका? फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो जब आप इस रेट को और इस रेट को आपस में डिवाइड करोगे ना, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 8 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करती हूँ तो देखो जैसे मैंने किया था पीछे कि रेट लिख लिया हमने फर्स्ट K NO2 स्क्वायर O2, जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या थे? NO पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन। उसके बाद उसने बोला था कि वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। हमें पता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? N/V। और अगर आपका वॉल्यूम हाफ है तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी वहां पे, क्योंकि V इज 1/2 तो वो वहां पे गया तो कंसंट्रेशन डबल। ऐसे ही उसने बोला था कि व्हेन वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ कंसंट्रेशन बिकम्स डबल एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स। अब सेकंड के लिए क्योंकि उसने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की जो है वो कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये चीज जैसे मैंने पीछे लिखा था, और रेट जैसे ही डिफाइन करोगे 1/2 का, तो यहाँ से ये चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 दैट इज रेट ऑफ 2 जो है वो 8 इंटू रेट 1 हो जाएगा। दैट इज वाई the right answer is option D, that is increase to 8 time of its initial value। अब आप देख लो कि इस एग्जाम में जो है वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की जो मैं अगर एक क्वांटिटी की बात करूं तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर? और केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, नेक्स्ट आपका सॉलिड स्टेट हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ गया सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन। इन एन आयनिक कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y form cubical closest packing and those of the element X occupy 2/3 of tetrahedral voids, the formula of the compound will be। सबसे पहले तो ये देखो कि जो Y है वो कहाँ पे है? CCP में है। CCP में मतलब कि क्या है? वहां पे 4 जो है वहां पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो वो X कह रहा है, X जो है वो 2/3 जो है उसमें प्रेजेंट है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के 2n जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 2 4 8 जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और 2/3 है तो 2/3 इंटू 8 हो जाएगा 16/3 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अगर मैं X की बात करूं और Y की बात करूं तो Y था 4 और X कितना है आपका 16/3, तो ये आपको कितना देखने को मिलेगा? 4 1 4 4 4 16, तो X 4/3 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो है वो यहाँ चला जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज X 4/3 जो है वो इस कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि CCP का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब है कि जब 4 एटम्स मिलके एक एम्प्टी स्पेस जनरेट करते हैं सेंटर में, उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और ये एक फॉर्मूला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या था? CCP की वैल्यू 4 थी, तो n की जगह हमारे पास 4 आ गया, 8 हो गया। वैल्यू दे रखी थी X ने जो है वो 2/3 जगह जो है वो ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, इंटू 8 कर दिया, 2 8 16/3। जब आपने इसकी रेशियो को बैलेंस किया तो वहां पे X 4/3 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज होल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया। सो द राइट आंसर इज X 4/3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। अगर मैं उल्टा चलती हूँ, यहाँ से डी ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, वो डिफर नहीं होते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो राइट।
नेक्स्ट है अमंगेस्ट मिथेन, देन मिथेन हो गया, देन आपका इथीन हो गया, इथाइन हो गया। द CH बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन मिथेन, सो दिस इज ट्रू, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में आपको सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी, देन डबल बॉन्ड में एंड देन ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है द साइज ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सो दिस वन इज ऑल्सो राइट। एंड नेक्स्ट है आपके पास कार्बन विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सो दिस सॉरी, अच्छा ठीक है, ये वाली जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन sp3 क्या है, इसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही कहा कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पे लेंथ क्या होती है आपकी ज्यादा देखने को मिलती है, दैट इज वाई इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सिंगल में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, डबल में जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, और ट्रिपल में जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। सॉरी, वो मेरे से थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। सो रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज सिंगल बॉन्ड लेंथ में जो है वो सबसे ज्यादा साइज जो है वो देखने को मिलता है, बिकॉज हियर इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का साइज जो है वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू अदर हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कि वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सही स्टेटमेंट क्या थी कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है साइज में एज कंपेयर टू दी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया बस वही चीज है। नेक्स्ट है कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बहुत अच्छी एसिडिटी को जो है वो डिनोट करते हैं। अब आपके पास है देखो C6H5COH है, देन आपके पास जो वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे। सो अगर मैं एक बात बताऊं तो नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, और जो भी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये ना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर बताओ कि किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखो ऑर्थो पोजीशन में क्या होगा, ऑर्थो में ना साथ में जो है वो क्या लगा होगा, आपका नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा होगा, और C6H4COH जो है वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेटा में क्या होगा, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे होगा, पैरा में जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट वाला दिस इज लीस्ट एसिडिक। ये तो देखने को पता चल रहा है, क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से ऑर्थो पैरा मेटा में से कौन जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि सबसे पहले आपका आएगा ऑर्थो, देन आपका आएगा पैरा, देन आपका आएगा मेटा, एंड देन फर्स्ट जो है वो आपके पास एसिडिटी ऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? सो लाइक दिस, सबसे पहले ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड देन सिंपल कंपाउंड। एंड जस्ट किसकी वजह से, हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मोस्ट एसिडिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये ज्यादा एसिडिक होते हैं देन फिनोल से, और वीक एसिड होते हैं एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक एसिड से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या है, जिनके ऊपर आपको नेगेटिव साइन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जिनके पास पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनके पास जो क्या है इलेक्ट्रॉन लविंग है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट है, वो डोनेशन का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, दैट इज व्हाई दे हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर द न्यूट्रल स्पीशीज। क्लियर? अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 क्या है आपका, एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है वो -R और माइनस इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। And due to the ortho effect, orthonitrobenzoic acid is the strongest acid. In para-nitrobenzoic acid, there is both -R and -I effect, which makes it stronger acid than the meta-nitrobenzene acid, जिसमें क्या है सिर्फ -I effect जो है वो ही मैटर करता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, -I इफेक्ट भी वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मेटा में जो है वो सिर्फ वहां पे -I इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। देखो ये ना ये सारे फ्री रेडिकल्स हैं, तो यहाँ पे ना सबके ऊपर जो है वो फ्री रेडिकल्स लगे होंगे। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना कि इन सभी के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल्स जो है वो लगे होंगे। और अब वो पूछ रहा है कि फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कहाँ क्या होती है। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ डीप क्वेश्चन,
अगर आपने जीओसी भी ध्यान से पढ़ी हुई है और वहां पे आपने कार्बोकेटाइंस, कार्बोनाइंस, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रेट्स, कार्बिन, जितने भी हमारे ये इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, वहां पे अगर आपने उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आराम से जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। एक तो जनरल से अगर पहली ट्रिक बताऊं तो ये कि जितने ज्यादा फिनाइल आइटम्स लगे होंगे, फिनाइल आइंस लगे होंगे, उतनी ज्यादा एसिडिटी जो है या सॉरी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं उस बेसिस पे बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फिनाइल आइंस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दैट मींस दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने को मिलेगा। जितने ज्यादा फिनाइल आइंस वहां पे उतनी ही ज्यादा फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो वो कहता है, या फिर इसका एक अनदर, दिस इज द ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक थी कि जहां पे फिनाइल आइंस ज्यादा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा इन केस ऑफ द फ्री रेडिकल्स ओनली। और एक दूसरा रीजन क्या है कि जो रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो डिफाइन करी जाती है बाय द अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां पे उतनी ही ज्यादा कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और जितने ज्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मेटल M forms chlorides in its +2 and +4 oxidation state. Which of the following statement about these chlorides correct? देखो एक है आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक है आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिजान रूल कहता है कि जहां पे चार्ज जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? अब वो कहता है कि MCl2 is more easily hydrolyzed than MCl4, MCl2 is more volatile, MCl2 is more soluble या MCl2 is more ionic than MCl4। तो उन्होंने क्या पूछा हुआ था, which of the following statement about these chlorides करेक्ट पूछा हुआ था ना कि कौन सी सही है। तो देन MCl2 is more ionic than MCl4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे +4 चार्ज होगा। और फिजान रूल कहता है कि जिसका जितना ज्यादा चार्ज होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो वहां पे उतना देखने को मिलता है। दैट मींस कि अगर यहाँ पे कोवलेंट है तो MCl2 क्या होगा, ज्यादा आयनिक जो है वो देखने को मिलेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और वो क्या कहता है, द चार्ज डेंसिटी इज मोर इन केस ऑफ M4 पॉजिटिव आयन than in case of the M2 positive ion. Hence, by the Fazan's rule, MCl4 is less ionic as compared to MCl2 as higher the charge density। तो वहां पे कोवलेंट कैरेक्टर जो है क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन बोथ बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पीशीज इंक्रीजेस। कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कहां से कहां को इंक्रीज होता है। देन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पे अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है, दैट इज द बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो आप आराम से जो है वो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज यहाँ पे क्या है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर में इंक्रीज देखने को मिलेगा और साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। सो अगर मैं जनरल बात करूं तो देखो N2 क्या है आपका, डायमैग्नेटिक है, N2 पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा पैरामैग्नेटिक। 3 to 2.5 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। NO और NO पॉजिटिव में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक 2.5 to 3। और ऐसे ही जो है वो ये चीजें चलती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो है वो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, in which of the following molecules or ions all bonds are not equal। इनमें से किनमें जो है वो बॉन्ड एंगल्स की जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आती होगी। दिस इज द फॉर्मूला 1/2 नंबर ऑफ एटम्स इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्लस मोनोवेलेंट आयंस प्लस एनाइन एंड माइनस केटाइन। जो भी चार्ज होगा वो यहाँ पे जो है हम उसे एज इट इज फिल कर सकते हैं। अगर मैं BF4 नेगेटिव की बात करूं तो बोरोन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 इसका एटॉमिक नंबर है, 3 आ जाएगा यहाँ पे। कितने मोनोवेलेंट हैं यहाँ पे 4, साथ में एक एनाइन है -1 है, तो मतलब कि वो +1 हो जाएगा। दैट इज 8/2 इज इक्वल्स टू 4। सो BF4 नेगेटिव का मतलब है कि बोरोन जो है वो फ्लोरीन के साथ जो है वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है और बाहर क्या है आपके पास नेगेटिव साइन जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अगर मैं HCF4 की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 1/2। जीनन की लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, प्लस फ्लोरीन कितने हैं, मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। दैट मींस कि जीनन
4 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे कौन सी थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो प्रेजेंट थी। ऐसे अगर मैं SiF4 की बात करूं तो यहाँ पे जो है सिलिकॉन की लार्ज शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज सिलिकॉन बिलोंग्स टू द कार्बन फैमिली दैट इज ग्रुप 14 और वहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो ये भी क्या है, प्रॉपर SiF4 जो प्रॉपर टेट्राहेड्रल बॉन्ड फॉर्मेशन जो कर रहा है 109.25 जो है वो यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। और अगर ऐसे ही मैं SF4 की बात करूं तो यहाँ पे डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दैट इज वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो आपको इक्वल देखने को नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ किया था तो Xenon F1 में क्या था, कॉर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था, D2sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन थी, 2 लोन पेयर्स थे। और जब भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो अगर तो वहां पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तब वहां पे होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर वहां पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहां पे होती है स्क्वायर पिरामिडल। और जब वहां पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तब हम उसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू द 90 डिग्री। एंड नेक्स्ट BF4 नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। 109.5 डिग्री जो है वो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होगा। और SiF4 जैसे कि मैंने ड्रॉ किया था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और वहां पे जो है पूरे के पूरे बॉन्ड एंगल्स जो है और जो लेंथ है वो आपको सेम दिखाई देगी। और SF4 की बात करूं तो यहाँ पे 5 sp3d विद 1 लोन पेयर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि था क्या यहाँ पे SF4 था 1/2। सल्फर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस F4 कितने ये था, तो ये बन जाएगा 10/2 दैट इज 5। तो मतलब इसको 5 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करनी थी, लेकिन सल्फर के पास सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स थे, तो एक उसके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि हमारे पास कितने बॉन्ड्स फॉर्म होने हैं, कितने हमारे पास आयंस प्रेजेंट है, और वहीं से जो है हमें ज्योमेट्री का पता चलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो वो कहता है कि ऑर्थो C6H4OH CHO मॉलिक्यूल हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिस इज द पैथाला एल्डिहाइड और पैथाला एल्डिहाइड में आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू m is equals to 0 then it must be present in s ऑर्बिटल। तो ये क्या s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा? यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज इफ वी नो दैट व्हेन s is equals to when m is equals to 0, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में अगर 0 1 2 3 वैल्यूज हो तो दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p, दिस इज d एंड दिस इज f। और अगर यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो वहां पे ML की वैल्यू भी उसके लिए क्या होती है, 0 होती है। दैट मीन्स कि वो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सो दिस इज द right statement. So according to the question the right option is option B। और अगर मैं ऐसे ही अगली वाली की बात करूं तो वो कहता है number of oxygen atom in 1 gram of oxygen and 1 gram of ओजोन आर नॉट सेम। सो ये भी गलत है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ClF3 इज अ नॉन पोलर और प्लेनर मॉलिक्यूल। नो, इट इज नॉट अ नॉन पोलर, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। और ये बिल्कुल एसिमेट्रिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये सिमेट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर। क्योंकि अगर मैं इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करूं तो 1/2, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7, 3 जो है वो मोनोवेलेंट आयंस है, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द IUPAC नेमिंग ऑफ द नोमेनक्लेचर। जब भी आप IUPAC नेमिंग करते हो और अगर गिवन कंपाउंड्स में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको लास्ट प्रायोरिटी देनी है, उसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके पास क्या है, एक आपके पास जो है वो एमाइड है, नेक्स्ट एल्डिहाइड है, सल्फोनिक है और कार्बोक्सिलिक है। सो दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड। अगर आपको पता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो हमेशा मोस्ट एसिडिक दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो दी जाती है।
सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द राइट आंसर इज दिस कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद सल्फोनिक एसिड्स को, देन अमाइड्स को एंड देन एल्डिहाइड्स को जो है वहां पे प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें जो एक प्रायोरिटी टेबल है, अगर आपको उसको थोड़ा बहुत भी आइडिया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप क्या था, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसाइल हैलाइड्स, एमाइड्स, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, थायोल्स, और इसके आगे जो है ये सारा ट्रेंड जो है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप इसे बाद में जो है वो आसानी से देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि अल्केन्स जो है वो सबसे एंड में होते हैं, तो एक काम करो कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला याद रख लो कि फर्स्ट पे प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाएगी और लास्ट में जो प्रायोरिटी है वो हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स को जो है वो दी जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि द pKa ऑफ अ वीक एसिड, मतलब कि वीक एसिड की एक वैल्यू है दैट इज 4.8 और बेस जो कि वीक बेस है उसकी दे रखी है 4.78। तो वो कहता है देन द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of the corresponding salt BA will be। सो इसके लिए एक बहुत जर्नल सा फॉर्मूला है कि हमने ये निकालना है, तो हमारे पास जो टोटल बेस की एक स्ट्रेंथ होती है उसमें हमने इन दोनों को प्लस और माइनस करना है, नथिंग एल्स देन। तो हम डायरेक्ट पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, ये भी कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पीएच इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये जो है वो हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जो जहां पे हमने बफर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, और वीक एसिड, वीक बेस, लीच-एटलियस प्रिंसिपल एंड देन और इसमें हम क्या पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशंस हो गए, वहां पे इन चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करवाया गया है। तो वो कहता है कि pH इक्वल्स टू 1/2, देन वीक बेस का ये तो जितनी हमारे पास pH होती है वही है, देन एसिड माइनस बेस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 1/2, ये कितनी होती है 14 होती है। Ka और Kb की वैल्यूज आपके पास दे रखी हैं, सो दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज 7.01, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बस इस फॉर्मूला को ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट था which of the following statement is to with regard to the complex potassium ferricyanide। potassium ferricyanide क्या होता है K3FeCN6 and this question is from the coordination chemistry। एक होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड और एक होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उसमें जो है K की वैल्यू जो K जो आपके पास 4 प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? पहली स्टेटमेंट कहती है, सबसे पहली बात की उन्होंने पूछा हुआ कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो वो कहता है द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स ओबे इयान रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसमें जो है जब हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करता है लाइक द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये जो है वो अटेन नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके पास इट इज लेस स्टेबल देन द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नो, बिकॉज पोटेशियम फेरिसाइनाइड इज मोर स्टेबल देन द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट है इट इज पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल टू स्पिन कॉम्प्लेक्स। यस, देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे K3 प्रेजेंट है, वहां पे K4 प्रेजेंट है। तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड के केस में क्या हो जाता है, वहां पे एक लोन पेयर जो वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट है द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन इज सेटिस्फाइड बाय 3K पॉजिटिव आयन, देन इट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखो दो तरीके की वैलेंसीज होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमें बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमें बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन किसी और फॉर्म में पूछा जा सके। क्लियर? सो रिमेंबर दिस थिंग कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि मेटल के साथ कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सिर्फ यही जो है वो क्या थी, इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू बी विद रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्स। तो यही जो है वो इसके साथ डील करती है अच्छे से, बाकी की स्टेटमेंट्स अच्छे से डील नहीं करती हैं। लेट्स स्टडी इन द डिटेल। इयान रूल की अगर मैं बात करूं देन इट इज व्हाट एटॉमिक नंबर -x+y। इसमें हम ये सारा करेंगे मतलब माइनस केटाइन प्लस एनाइन, माइनस केटाइन प्लस एनाइन जब करेंगे तो यहाँ से जो वो इयान रूल आपके पास निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो K3 के केस में कितनी होती है
आप इसे निकाल भी सकते हो, K3 है +3, आयरन की मुझे निकालनी है x, एक साइनाइड आयन पे -1 होते तो 6 पे -6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास +3, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, +3 वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही जो नेक्स्ट थी उसमें क्या था, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, जिसके पास सिंगल लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। क्लियर। नेक्स्ट है द गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड A B C D आर 0.5, 0.01, 0.10 and 0.0005 respectively the correct order of the protective power। तो देखो जब भी हमने किसी कोलॉइड को प्रोटेक्ट करना है कि वो किसी और के साथ मिक्स होकर कोगुलेशन ना बना दे, तो हम क्या करते हैं, उसके अराउंड जो है वो लायोफिलिक या लायोफोबिक की एक लेयर को जो है वो चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसे जो है वो हम गोल्ड नंबर से भी जो है वो बताते हैं। तो गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा उस चीज को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू क्या है 0.0005, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर कौन होगा, डी वाला होगा, क्योंकि मैंने बोला इनवर्स चलता है कि जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर जो है वो देखने को मिलेगा, तो दैट इज व्हाई इट इज डी। देन आपका आएगा 0.01, देन 0.10 और लास्ट में आपका आ जाएगा 0.5। सो वो कहता है फॉर प्रोटेक्टिव कोलॉइड लेसर इज द वैल्यू ऑफ द गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी प्रोटेक्टिंग पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिटर्न अगेंस्ट इट। इसमें से उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। तो अगर मैं उल्टा चलूं, यहाँ पे है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नेक्स्ट अमोनिया एंड देन वाटर, और ये बता रहा है कि इस ट्रेंड में हमारे पास क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देन इट इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे वाटर के केस में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है, बिकॉज इट हैज 2 लोन पेयर्स, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो यस इन ग्रुप 17 एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, सो यस वी ऑल नो दैट कि सबसे ज्यादा जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी किसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, नाइट्रोजन के केस में जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ऑल्सो, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना होता है मेन शेल से। क्लियर है। तो NH2NP5 होगी, तो यहाँ पे जो है वो उसको निकालना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे उसको निकालना क्या होगा, टफ होगा, वहां पे एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। और अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो वो कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ नीचे को इंक्रीज होती है। नो, बिकॉज बेसिक इज व्हाट, जो जिसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है डोनेशन के लिए, और यहाँ पे लोन पेयर किसके पास प्रेजेंट है, अमोनिया के पास प्रेजेंट है, जो हम अच्छे से डोनेशन करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट अमोनिया इज अ वेरी गुड लुईस बेस, सो द ट्रेंड इज ऑपोजिट, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। इसमें वो कहता है कि इन ग्रुप 15 hydrides the basic character decreases on going down the group due to the decrease in the availability of the lone pair of electrons because of the increase in size। जैसे कि मैंने कहा सारा lone pairs का ही यहाँ पे गेम थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, अगर मैं नेचुरल रबर की बात करूं तो नेचुरल रबर का मोनोमर यूनिट क्या होता है, आइसोप्रीन होता है, वहां पे आपको किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। नाइलन 6,6 की बात करूं तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा नाइलन 6,6 बनाया जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी तो वहां पे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, लाइक वाटर, like hydrogen gas, like water vapors, these type। टेफ्लॉन एंड पॉलीस्टीरीन इज अ डिफरेंट थिंग। पॉलीस्टाइरीन में स्टीरीन का यूज करा जाता है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और टेफ्लॉन के जो है वो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, प्लास्टिक बनाई जाती है, तो वो क्या होती है, वाटर सॉल्युबल तो नहीं है, दैट मीन्स कि वहां पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नाइलन 6,6 जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है और वहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिलती है, लाइक दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द नाइलन 6,6। क्लियर।
और अगर मैं एक डिटेल में स्टडी की बात करूं, टेफ्लॉन क्या है, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि टेट्राफ्लोरोइथाइलीन में क्या है, एज इन दिस केस हाइड्रोजन एटम इज नॉट अटैच्ड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक OF एंड N। और नाइलिन 6 की बात करूं तो ये 6 कार्बन एटम्स है, हेक्सामिथाइलिन, डायमीन और एडिपिक एसिड से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। पॉलीस्टाइरीन में क्या है, स्टाइरीन के मोनोमर यूनिट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और नेचुरल रबर क्या है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, देख लीजिए आइसोप्रीन जो है वो एज अ मोनोमर यूनिट्स जो है वो ये यहाँ पे यूज किए जाते हैं। आइसोप्रीन जब नेचुरल रबर बनाती है तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, देन उनकी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करी जाती है, फिर वो हार्ड होते हैं और वहां पे उनका यूज जो है वो एज अ ऑटोमोबाइल टायर्स के रूप में किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O, this is what? This is acetone. Okay, does not give a precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrogen and does not react with sodium metal. The compound may be. तो compound क्या हो सकता है? This is the direct reaction and the answer is option B कि वहां पे आपको जो है किसी और कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। मेनली क्या होगा, वहां पे आपको ईथर की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन तो ये कहता है एज द गिवन कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन देन इट इज नॉट अ एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स ना तो वो एल्डिहाइड है, ना ही तो वो क्या है कीटोन है, और ना ही वो क्या है अल्कोहल है। So further it does not react with metallic sodium, it cannot be an alcohol, क्योंकि अल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं देता है। डिस्टिंक्शन टेस्ट वाले चैप्टर में ये सारी चीजें अच्छे से डिस्क्राइब करी गई हैं। Therefore the given compound is an ether, इसलिए ये गिवन कंपाउंड क्या है, आपके पास ईथर प्रेजेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। An inorganic salt A gives a white precipitate with dilute H2SO4, yellow precipitate with the potassium chromate in the presence of acetic acid and clear solution in dilute HCl. The compound A will be. So this is the direct question. छोटी क्लासेस में ये प्रैक्टिकल भी किया गया है। So this is the बेरियम कार्बोनेट, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि जब भी हम बेरियम कार्बोनेट को पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करवाते थे तो वहां पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो बहुत सुंदर कलर के फॉर्म होते थे। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। अब देख लो यहाँ पे DSSP में जो है ना ऑर्गेनिक एनालिसिस जहां पे होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसे आप कहते हैं, वहां से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और आई थिंक अभी तक 1-2 आ गए, क्योंकि अभी एक ये था, अभी पीछे आपने फिनाइल हाइड्रोजन वाला पढ़ा, वो भी क्या था, वन ऑफ द डिस्टिंक्शन टाइप टेस्ट से ही वो क्वेश्चन जो प्रेजेंट था। क्लियर। चलिए सो दिस इज द प्रेसिपिटेशन के ऊपर ये सारी चीजें हैं। पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, बाद में इसे जो है वो पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मे बी इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 10,000 डिग्री सेल्सियस टू फर्निश एल्यूमिनियम मेटल। एटॉमिक मास आपको दे रखा है, कैथोड पे आपको रिएक्शन दे रखी है। इफ 1 farad is 96,500 कूलम पर मोल, देन द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5.12 किलोग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले ना हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में वो कहता है कि हाफ सेल रिएक्शन है। देखो इतना तो सबको पता है कि बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, इस साइड क्या होता है एनोड, और इस साइड क्या होता है आपका कैथोड। क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है एनोड, एनोड पे क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो और एक बात और याद रखिए कि कैथोड पे आपको जो वो प्योर मेटल जो है वो हमेशा मिलता है, या फिर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलती है। नाउ कम बैक टू द मेन क्वेश्चन कि यहाँ पे वो कहता है एल्यूमिनियम है, 3 पॉजिटिव 3 आयंस जो उसने गेन किया, एल्यूमिनियम आपके पास आ गया। मोल रेशियो क्या आ जाएगी, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म्ड, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 1/3, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है और 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं। नेक्स्ट मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म, चार्ज पाए, जितना आपके पास कूलम में चार्ज था मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.48 into 10⁷, that is option B is the right answer. क्लियर। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें जो है वो कौन सा है, दिस इज द फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। फेराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस को जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इन अ सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन
reaction is given in front of you. Addition of H2SO4 to cathode compartment will, कि जब इस रिएक्शन में आप H2SO4 की एडिशन करोगे तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, तो वहां पे क्या होगा, EMF आपकी इंक्रीज हो जाएगी और इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो राइट साइड को, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हमने ये रिएक्शन ली तो हमने जब इसमें EMF वाला फॉर्मूला लगाया, दैट इज E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, पावर चली जाएगी उधर। सो वो कहता है इफ वी ऐड द सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर इस रिएक्शन में हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हो तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी मतलब कि रिएक्शन जो है वो आगे इंक्रीज करेगी। देयरफॉर आल्सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन EMF ऑफ द सेल will be increased by adding acid। और इस चीज को वैसे भी याद रखना है आपको कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन में H2SO4 या एसिड को ऐड कर रहे हो तो वहां पे क्या है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और वहां पे जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है वो आपका राइट साइड, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो रिएक्शन वहां पे शिफ्ट करती है। चैप्टर्स में ये चीजें जो है वो डिटेल में स्टडी करवाई गई हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज, LPG इज व्हाट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घरों में सबके सब यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेन गैस कौन सी है, यहाँ पे दिस इज द डायरेक्ट आंसर, इट इज नॉट C, इट इज B, ब्यूटेन। बिकॉज LPG इज व्हाट, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन के मिक्सचर को जो है वो हम LPG कहते हैं। मेन जो है वो ब्यूटेन यूज करी जाती है। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी LPG गैस की लीकेज होती है ना तो आपको स्मेल आना जो है वो शुरू हो जाती है, देन दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन। क्लियर है ये बात? चलिए ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चैलेंज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर, मतलब कि यहाँ से इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है जो ओजोन लेयर की मेंटेनेंस में जो है वो अपना योगदान देता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ओजोन लेयर क्या है, वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों यूवी रेडिएशन से जो है वो हमारी रक्षा करती है। ठीक है, लेकिन उसे डिप्लीशन में जो है वो कौन उसको ज्यादा वो कर रहा है कि उसको डिप्लीट कर रहा है, दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो पक्का ही है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड N2O आर मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ओजोन लेयर। क्लियर है? नेक्स्ट है, द मोस्ट अबंडेंट गैसियस एलिमेंट इन द एटमोस्फेयर, हमारे एटमोस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये क्वेश्चन का आंसर सबको ही पता होता है, दैट इज द नाइट्रोजन। कितने परसेंट, 78%, ऑक्सीजन 20.9 दैट इज 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% और अदर गैसेस जो है वो 1% जो है वो पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, दैट इज द नाइट्रोजन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which one among the following statement best explains the biological magnification, वो सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता ही क्या है। सो अगर मैं उल्टा चलूं तो वो कहता है हैवी कम्युलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट ईयर आफ्टर ईयर, कि क्या ये हो सकता है पॉल्यूटेंट से रिलेटेड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन डील कर सकती है, नहीं। आगे वो है डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस इन नंबर, नो, जबकि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करेंगे, ऑक्सीजन तो वैसे भी हमारे नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, DDT इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस व्हिच एग्जिबिट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब बचा लास्ट, दैट इज पॉल्यूटेंट्स आर accumulated इन टिश्यूज इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अलोंग द फूड चेन, सो दिस इज द राइट आंसर। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही दी गई थी। क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है आपके पास, which of the following statement does not explain the structure of matter, water, वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में कौन नहीं बताता। अगर मैं वाटर के स्ट्रक्चर की बात करूं, सो दिस इज लाइक हैविंग 2 लोन पेयर्स, और इसको जो है वो आप बेंट शेप कहते हो। क्लियर है? अब अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो वो कहता है द ऑक्सीजन न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली दैन डज द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अनइक्वल। तो नेक्स्ट है, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, द OH बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, ये भी सही है यहाँ पे।
अब देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कॉमन सी बात है कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अनइक्वल, इट इज ऑल्सो ट्रू, बट इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, नो, बिकॉज इट हैज व्हाट, बेंच शेप। क्लियर, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री जो है वो बॉन्ड एंगल इसमें देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ नेचुरल साइंस दैट इज कंडक्टेड बाय द GSSB। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही अब हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो है वो डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।